हेलो दोस्तों। तो हमने अभी तक प्रकृति और पुरुष के नेचर को देख लिया है। अभी आज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को देखते हैं, विकास क्रम देखते हैं। ओके। आज हम लोग विकास क्रम को डिटेल में देखते हैं। चलिए। तो हमने सबसे पहले तो देख ही लिया है कि सांख्य फिलॉसफी बिलीव करता है कि यूनिवर्स ने दो अल्टीमेट प्रिंसिपल्स को कंसिस्ट किए हुए हैं। कौन सा है? एक पुरुष है, दूसरा प्रकृति है। प्रकृति कैसी है? प्रकृति एक्टिव है और पुरुष कैसा है? ये इनएक्टिव है। ओके। साथ ही साथ ये मैटर फॉर्म में है, ये मैटर फॉर्म में है या जड़ अवस्था में है। ओके। ये जड़ अवस्था में है और ये चैतन्य अवस्था में है। पुरुष कैसा है? ये चैतन्य अवस्था में है, हमेशा ये कॉन्शियस रहने वाला है। ओके। तो इवोल्यूशन ऑफ द वर्ड कैन नॉट बी ड्यू टू सेल्फ अलोन। सेल्फ अलोन फॉर इट इज कॉन्शियस, nor can it be due to matter और प्रकृति alone for it नॉन इंटेलिजेंट। ओके। तो देखो यहाँ पे दो चीजें बताई है कि जो वर्ड का इवोल्यूशन है, ना तो वो अकेले पुरुष के द्वारा हो सकता है, ना ही अकेले प्रकृति के द्वारा हो सकता है। पुरुष के द्वारा क्यों नहीं, भले ही वो कॉन्सियस है ना। सॉरी। तो ये क्या बोल रहे हैं कि पुरुष के द्वारा नहीं हो सकता है अलोन फॉर इट इज कॉन्सियस, क्योंकि वो सिर्फ चैतन्य है। ओके, सिर्फ कॉन्सियस है। और ना ही ये सिर्फ प्रकृति के द्वारा हो सकती है, जो कि जड़ फॉर्म में है। और ये कैसी है? नॉन इंटेलिजेंट है। ठीक है। दे आर सेपरेटेड, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, बट ऑलवेज प्रॉक्सिमिटी ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? सापेक्ष हैं। ये दोनों एक दूसरे से अलग तो जरूर है, बट एक दूसरे के क्या है? सापेक्ष हैं। एक दूसरे के अस्तित्व के लिए ये एक, या तो ऐसा बोलो कि जगत जगत की एग्जिस्टिंग जगत की एग्जिस्टेंस मेंटेन करने के लिए इन दोनों का एक दूसरे के, मतलब पुरुष पुरुष और प्रकृति का एक दूसरे के सापेक्ष एक दूसरे के सापेक्ष हमेशा रहेंगे। ओके। पुरुष और कॉन्शियस इज नॉट चेंजेस एंड द प्रकृति और मैटर इज प्रोसेसिंग एंड कंटिन्यूअली चेंज। ओके। ये बोल रहा है कि जो प्रकृति या पुरुष है वो चेंज होने वाला नहीं है, जबकि प्रकृति कैसा है? प्रकृति और मैटर कैसा है? ये हमेशा प्रोसेस होने वाला है और कंटिन्यूअसली ये चेंज होने वाला है। ओके। प्रकृति इज रिगार्डेड एज एसेंशियली डायनेमिक। ये कैसा है? एसेंशियली डायनामिक है ये। प्रकृति है त्रिगुणा। प्रकृति के तीन गुण है जो अपन ने ऑलरेडी देख चुका है। वो सत्व है, रज है और तीसरा क्या है? तमस है। प्रकृति इज अ होमोजेनियस चेंज। इसके अंदर होमोजेनियस चेंज होते रहते हैं व्हेन ऑल थ्री गुणास आर इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब ये तीनों जो गुणांश है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होते हैं। ओके। इवोल्यूशन इज रिगार्डेड एज साइक्लिक एंड नॉट लीनियर। ये लीनियर वे में नहीं होता है। जो इवोल्यूशन होता है वो लीनियर वे में नहीं होता है, बल्कि ये कैसा होता है? ये साइक्लिक वे पे होता है। ठीक है। सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हमने स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम देख लिया था कि ये किस तरीके का होता है। जैसे अपन के तीन गुण हैं, कौन कौन से हैं? एक सत्व है, दूसरा रज है और तीसरा तम है। तो अगर सत्व का सत्व में ही परिवर्तन हो रहा है, रज का रज में ही हो रहा है और तम का तम में ही हो रहा है, तो ये कौन सी पोजीशन कहलाती है? ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाता है। लेकिन जब इन गुणांश का एक दूसरे में परिवर्तन होने लगता है, मतलब विरूप अवस्था में परिवर्तन होता है, मतलब सत का रज में हो रहा है, रज का तम में हो रहा है और तम का सत में हो रहा है, तब हमारा इवोल्यूशन क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। ओके। ठीक है, तो अपन इसको इरेज कर देते हैं।
आई थिंक आप लोग ये चीजें समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज में। हाँ, तो देखिए ये एक सांख्य की बहुत ही अच्छी लाइन है कि पुरुष विदाउट प्रकृति इज लीन और प्रकृति विदाउट विदाउट पुरुष इज ब्लाइंड। पुरुष प्रकृति के बिना कैसा है, लंगड़ा है, और प्रकृति पुरुष के बिना अंधी है। अच्छा, सांख्य फिलॉसफी ने इस प्रकृति और पुरुष की जो सापेक्षता है उन दोनों को इस तरीके से एक्सप्लेन किया है, जैसे एक लंगड़े व्यक्ति और एक अंधे व्यक्ति की कहानी का हेल्प लेकर के, कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति लंगड़ा है, वो अंधे व्यक्ति के शोल्डर में बैठ के अपनी यात्रा पूरी करता है। दैट मीन्स कि मान लीजिए दो पर्सन हैं, ए और बी, जिसमें से ए कैसा है, ए पंगु है, और बी कैसा है, वो ब्लाइंड है। ओके, ए वाला व्यक्ति बी के शोल्डर पे बैठ के, और इन दोनों का जो गंतव्य है, जो पहुंचने का जो स्थल है, वो एक ही जगह है, ये सेम जगह है। ओके, तो ये इसके कंधे में बैठ के, चूंकि इसके पैर हैं और इसके क्या है, इसके आंखें हैं, तो ये उसको डायरेक्शन देगा और ये चलेगा, तो ये दोनों साथ में जाकर के अपने गंतव्य में पहुंच पाएंगे। तो इसी तरीके से प्रकृति और पुरुष का कॉन्सेप्ट है कि पुरुष कैसा है, पुरुष प्रकृति के बिना लंगड़ा है, पुरुष को एक सहारा चाहिए चलने के लिए, है ना, क्योंकि उसके पास पैर नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, वो कैसा है, इनएक्टिव है। वो कैसा है, इनएक्टिव है, उसका नेचर कैसा है, इनएक्टिव है। और प्रकृति का नेचर कैसा है, एक्टिव है। ओके, एक्टिव है, ये कॉन्सियस तो है, ये कॉन्सियस तो है, बट इसके अंदर ये क्षमता नहीं है कि ये स्वयं ही क्या हो सके, एक्टिव हो सके। इसके लिए इसे किसकी हेल्प चाहिए होगी, प्रकृति की हेल्प चाहिए होगी। ओके, तो चलिए अब अपन नेक्स्ट लाइन देखते हैं कि प्रकृति नीड्स पुरुष इन ऑर्डर टू नो। अच्छा, ये चीज अपन ने और भी डिटेल में देखी है। प्रकृति कैसा है, प्रकृति अव्यक्त रूप में है, अव्यक्त रूप में है। ओके, तो उसे पुरुष की जरूरत है, किस लिए, व्यक्त रूप में आने के लिए, टू बी नोन होने के लिए, टू बी नोन होने के लिए उसे किसकी जरूरत है, पुरुष की जरूरत है। टू बी इंजॉयड एंड पुरुष नीड्स प्रकृति इन ऑर्डर टू इंजॉय, ऑल्सो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लिबरेशन और कैवल्य यात्रा। ओके, ओके, तो हमने देख लिया कि प्रकृति और पुरुष किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है ना, पुरुष को एक्टिव होना है तो उसे प्रकृति की आवश्यकता है, सॉरी, और प्रकृति को अपने आप को व्यक्त रूप में दिखाने के लिए किसकी आवश्यकता है, पुरुष की आवश्यकता है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं कि विद द कॉन्टेक्ट बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति there is disturbance of the equilibrium in which the gunas were hold before creation. Okay, तो जैसे ही जैसे ही पुरुष जैसे ही पुरुष और प्रकृति के बीच में कांटेक्ट होता है, तो जो प्रकृति के तीन गुण थे, कौन कौन से, सत्व, रज और तम, इन तीनों में डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। ओके, चूंकि ये बिफोर क्रिएशन, ये तीनों जो गुण थे, तीनों गुण बिफोर क्रिएशन कैसी अवस्था में थे, बिफोर क्रिएशन कैसी अवस्था में थे, इक्विलिब्रियम स्टेट में। ओके, या तो अपन इस चीज को अगर हम हिंदी में लिखें तो इसे साम्य अवस्था बोला जाता है, साम्य अवस्था, ये प्रकृति की साम्य अवस्था थी,
जो कि पुरुष के कांटेक्ट में आने के बाद क्या हो गई है, भंग हो गई है। और तद अनुरूप क्रिएशन, जगत का जो क्रिएशन है वो क्या हो गया है, आरंभ हो गया है। ओके, अब अपन आगे देखते हैं। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो आप लोग नेक्स्ट लाइन रीड करिए। हाँ, चलिए। सत्व इज द प्रिंसिपल, सत्व इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनिफेस्टेशन and rajas is the principle of activity formally held in sake by tamas. Okay, सत्व कैसा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनिफेस्टेशन है। रजस कैसा है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव है। और हेल्थ इन सेक बाय तमस, ये कैसा है, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन मैनिफेस्टेशन एंड नॉन एक्टिविटी। ओके, बट when rajas vibrate and make the order to vibrates, the process of creation begin. ओके, तो देखो, जैसे ही सत्य कैसा है, सत्य तो मैनिफेस्टेशन का प्रिंसिपल है। और तमस कैसा है, तमस नॉन मैनिफेस्टेशन का प्रिंसिपल है। देयर दिस इज मेंशन। ओके, ये मैनिफेस्टेशन हो गया। तमस कैसा है, तमस नॉन मैनिफेस्टेशन है और नॉन एक्टिव है, नॉन एक्टिव है। ओके, बट जो रजस है प्रिंसिपल, उस रजस का प्रिंसिपल क्या है, एक्टिविटी है। तो जैसे ही रजस प्रिंसिपल क्या करता है, वाइब्रेट करता है, तो इसके वाइब्रेशन से जो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन है वो स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो रजस गुण के वाइब्रेशन से, रजस गुण के वाइब्रेशन से प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये हमारा पुरुष और प्रकृति के सापेक्षता के बारे में आ गया। ओके, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि इन दोनों के सापेक्षता से या फिर इन दोनों के कांटेक्ट से क्या उत्पन्न होता है, संसार किस तरीके से क्रिएट होता है। ओके, तो ये एक चार्ट के द्वारा इसको समझाया गया है। हाँ, इसका डिटेल अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट अभी थोड़ा सा इस चार्ट को देख लेते हैं। ओके, तो पुरुष किसके पास आया, मूल प्रकृति के पास आया। इन दोनों का क्या हुआ, कांटेक्ट हुआ। ये कैसा था, ये कॉन्सियस है, ये सोल है, ये आत्मा के रूप में है, जो कैसी है, चैतन्य रूप में है। ये मूल प्रकृति कैसी है, ये अनमेनिफेस्ट है। अभी कैसी है, ये अव्यक्त रूप में है। जैसे ही ये इन दोनों का क्या हुआ, कांटेक्ट हुआ, तो जो गुणास थे, जो किस फॉर्म में थे, बैलेंस्ड फॉर्म में थे। इसमें क्या होगा, डिस्टरबेंस होगा। जो बैलेंस फॉर्म में है वो किस तरीके से होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब होने के बाद सबसे पहले उत्पन्न होने वाला जो तत्व है वो क्या है, वो महत है। महत को अपन बुद्धि या इंटेलेक्ट भी बोलते हैं। महत के बाद हमारे अंदर अहंकार आएगा। जैसे ही हमारी बुद्धि उत्पन्न होगी, बुद्धि के बाद हमारे अंदर क्या आएगा, अहंकार आएगा। और अहंकार से ही ये तीनों गुणों के सापेक्ष सापेक्ष क्रिएशन उत्पन्न होगा। तो सत्व से क्या उत्पन्न हो रहा है, सत्व से हमारा माइंड, मनस, 5 सेंस ऑर्गन्स, जिसको जननेंद्रियां बोली जाती हैं, और 5 ऑर्गन ऑफ एक्शंस, जिसको कर्मेंद्रियां बोला जाता है। 5 तन्मात्राएं तमस के द्वारा उत्पन्न होने वाली हैं, और इन्हीं तन्मात्राओं से 5 महाभूताज भी उत्पन्न होने वाले हैं। तो टोटल मिला के कितने हो जा रहे हैं, 25 हो जा रहे हैं। आप एक बार काउंट कर लीजिए, 5 5 10 15 20, ये हो गए 21 22 23 24 एंड 25। तो टोटल सांख्य के अकॉर्डिंग जो जगत के निर्माण में तत्व शामिल है वो कितने हैं, 25 है। और इन 25 को
इस तरीके से इस डायग्राम के माध्यम से सांख्य ने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। अब इसे हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द प्लीज लाइक द प्लीज लाइक lecture if you like, share and also subscribe the channel. Thanks for watching.